मैंने 7 साल की उम्र से ही फैमिली का पैसा उड़ाना शुरू कर दिया था। सेकंड ग्रेड में मैंने सिर्फ 3 दिनों के अंदर अपने डैड के 2 क्रेडिट कार्ड मैक्स आउट कर दिए थे। हर एक में 100 मिलियन थे। मिडिल स्कूल तक पहुंचते पहुंचते तो मैं और भी आगे निकल गया। मैंने कंपनी के ज्यादातर स्टॉक्स बेच दिए, लगभग 10 बिलियन कैश निकाला और सिर्फ 1 महीने में एक पैसा उड़ा दिया। उस एक हरकत ने पूरे तियानहाई में फाइनेंशियल अर्थक्वेक ला दिया था और डैड लगभग अपनी ही कंपनी का कंट्रोल खो बैठे थे। सिर्फ 10 सालों में मैंने सैकड़ों बिलियन की कंपनी को प्रैक्टिकली खाली कर दिया। और आज डैड का फोन आया। उन्होंने कहा फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है और मुझे वापस गांव आकर खेती करनी चाहिए। हजारों मील दूर बैठा मैं डैड के ऊपर टूट रहे उस तूफान को महसूस भी नहीं कर पा रहा था। फैमिली बैंकरप्सी की खबर सुनकर मुझे ना दुख हुआ ना डिस्पेयर, बस एक लंबी सी राहत भरी सांस निकली। मैंने मॉप को एक तरफ फेंका और बिना किसी चिंता के बाथरूम के फ्लोर पर सीधा लेट गया। ओए बेकार सिस्टम, सब सुन लिया ना तूने? मेरा परिवार बर्बाद हो चुका है। अब जा किसी और को होस्ट बना ले। मैंने जो पैसा तुझ पर खर्च किया उसे डॉग फूड समझ लेना। तभी मेरे दिमाग में वही मैकेनिकल आवाज गूंजी, चालाकी से भरी हुई। ऐसा मत कहिए होस्ट, सिस्टम लगभग पूरी तरह डेवलप हो चुका है, अब आप क्विट नहीं कर सकते। जैसे ही मैंने ये सुना मेरा खून खौल उठा। डेवलप? मजाक कर रहा है क्या? मैंने तुझ पर 10 बिलियन से ज्यादा फूंक दिए। इतना पैसा किसी सुअर पर लगाता तो अब तक उसके बच्चे भी हो जाते। तू बस मेरा पैसा खाता रहा। मैं खत्म हो चुका हूं। इस तथाकथित मोस्ट पावरफुल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के लिए मैं हर दिन पैसों के पीछे भागता रहा, यहां तक कि पूरे हुआ देश का नंबर 1 वॉस्ट्रल कहलाने लगा। सबको लगता था मैं लग्जरी और एक्सेस वाली जिंदगी जी रहा हूं, लेकिन सच सिर्फ ऊपर वाला जानता है। मैं शायद दुनिया का सबसे मिजरेबल रिच किड था, जहां दूसरे रिच किड स्पोर्ट्स कार्स में घूमते थे और खूबसूरत लोगों के साथ मजे करते थे। वहीं मैं ऑड जॉब्स करके खाने का इंतजाम करता था, स्क्रैप्स पर जीता था, सिर्फ इसलिए ताकि सिस्टम को खिलाने के लिए और पैसा जुटा सकूं। 10 साल हो गए और प्रोग्रेस का एक भी प्रॉपर लाइन नहीं मिला। मैं थक चुका हूं, अब और नहीं। सिस्टम फिर बोला, होस्ट बस थोड़ा सा बाकी है, सिर्फ 2.3 मिलियन और फिर सब कंप्लीट हो जाएगा, ट्रस्ट मी। मैं हंस पड़ा। तूने मुझे जितनी बार बेवकूफ बनाया है अब गिनती भी याद नहीं। डियर होस्ट, इस बार सच में आखिरी ट्रांसफर है। जैसे ही आप पैसा भेजेंगे सिस्टम पूरी तरह लोड हो जाएगा। मैंने अपना अकाउंट बैलेंस चेक किया। घर वापस जाने की फ्लाइट का पैसा अलग रखने के बाद ठीक 2.3 मिलियन बचे थे। मैं दांत पीसकर बोला, मतलब तू मुझे आखिरी बूंद तक निचोड़ना चाहता है? भूल जा, अगर मैंने अब एक और सेंट ट्रांसफर किया तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा इडियट हूं। अब चाहे तू मेरे सामने आयरन मैन सूट की ब्लूप्रिंट ही क्यों ना डाल दे, मैं एक पैसा नहीं दूंगा। मेरी डिटर्मिनेशन पूरी तरह स्ट्रांग थी, लेकिन अगले ही पल मेरा एक्सप्रेशन बदल गया, क्योंकि मेरे दिमाग में सचमुच एक आर्मर्ड सूट की पूरी ब्लूप्रिंट उभर आई। डिजाइन इतना इंसेन था कि मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैं खुद पर से कंट्रोल खोने लगा। आखिर कौन आदमी ऐसी चीज देखकर रेजिस्ट कर सकता है? सिस्टम धीरे से बोला, होस्ट मैं झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन आपकी करंट स्किल लेवल पर आप इसे बना नहीं सकते, इसलिए आपको मेरी जरूरत है। बस 2.3 मिलियन और फिर मोस्ट पावरफुल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम पूरी तरह आपका होगा। मैंने गहरी सांस ली। स्ट्रांग रहो, ये ट्रैप है। लेकिन आखिर में मैं हार गया। ठीक है, ट्रांसफर कर देता हूं। 1 सेकंड बाद बैंक नोटिफिकेशन आ गया और मैं फिर से लगभग कंगाल हो चुका था। मैं धीरे से उठा, कपड़े झाड़े और लंबी सांस ली। जो भी हो, इतने स्कैम्स के बाद एक और सही। मैंने अभी क्लीनिंग टूल्स रखे ही थे कि अचानक मेरे सिर में भारीपन महसूस हुआ। फिर मेरे दिमाग में एक क्लियर चाइम गूंजी। उसके बाद मैकेनिकल अनाउंसमेंट्स की आवाजें आने लगी। मोस्ट पावरफुल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम फुली लोडेड, होस्ट बेस स्टैट्स अपग्रेडेड, स्टार्टर गिफ्ट पैक डिस्ट्रीब्यूटेड, शॉप इज नाउ ओपन। मैं वहीं फ्रीज होकर खड़ा रह गया। इस बार ये सच था, ये घटिया सिस्टम आखिरकार सच में एक्टिवेट हो चुका था। धीरे धीरे मेरे सामने सिस्टम डैशबोर्ड खुलने लगा। होस्ट कोल, मैन्युफैक्चरिंग लेवल 1, प्रेस्टीज 0, वेल्थ 20,000, अपीयरेंस 88, मैथ 61, फिजिक्स 60, केमिस्ट्री 60, बायोलॉजी 60, कंप्यूटिंग 60, लैंग्वेज 100। मैंने अपने स्टैट्स देखे और तुरंत भड़क गया। बस इतना? यही तेरा बड़ा अपग्रेड है? सारे स्टैट्स मुश्किल से पासिंग मार्क्स पर हैं, सिस्टम ने कामली जवाब दिया। होस्ट ये एनहांसमेंट का मैक्सिमम लिमिट है। 60 पॉइंट्स पहले ही अर्थ के ज्यादातर लोगों से ऊपर है। सिर्फ मैथ में ही दुनिया की 99% पॉपुलेशन आपसे नीचे है। मैंने हाथ बांध लिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा अपीयरेंस स्कोर बहुत लो है, इसे बढ़ाओ, नहीं तो रिफंड चाहिए। काफी देर की बार्गेनिंग के बाद आखिरकार मैंने सिस्टम को कन्विंस कर लिया कि वो मेरा अपीयरेंस स्कोर 92 तक बढ़ा दे। अब जाकर मैं सच में बाहर शाइन कर सकता था। इसी दौरान मुझे सिस्टम का असली काम करने का तरीका भी समझ आ गया। बेहतर चीजें बनाने के लिए मुझे पहले अपना मैन्युफैक्चरिंग लेवल बढ़ाना होगा। लेवल 1 पर आर्मर्ड बैटल सूट जैसी चीज बनाना इम्पॉसिबल था। मुझे अपने साइंस स्टैट्स भी बढ़ाने होंगे, क्योंकि इन्वेंशंस मुझे खुद बनानी होंगी। सिस्टम मुझे रेडीमेड चीजें फ्री में नहीं देगा। लेवल अप करने के 2 में तरीके थे, प्रेस्टीज पॉइंट्स और वेल्थ पॉइंट्स। सीधी भाषा में कहूं तो फेम और मनी।
शॉप में मौजूद ब्लूप्रिंट्स और क्राफ्टिंग टूल्स भी इन्हीं दोनों चीजों से अनलॉक होते थे। मैंने लंबी सांस ली, क्योंकि आखिरकार वो मोमेंट आ चुका था जिसका मैं 10 साल से इंतजार कर रहा था। स्टार्टर गिफ्ट पैक खोलने का मोमेंट। 10 साल तक सिस्टम को खिलाने के बाद उम्मीद थी कि कम से कम ये स्टार्टर पैक मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेगा। 1 मैथ सॉल्वर कार्ड डिफिकल्टी 60, 1 मिनी ग्राफीन बैटरी ब्लूप्रिंट। सीरियसली, बस इतना ही? कम से कम एक कोल्ड फ्यूजन बैटरी तो दे देता। मैं बड़बड़ाया, लेकिन इस बार बार्गेनिंग बिल्कुल काम नहीं आई। मजबूरी में मुझे उस अंडरवेलमिंग स्टार्टर गिफ्ट पैक को एक्सेप्ट करना पड़ा। घर लौटने से पहले मैं सीधे स्कूल लैब गया और वहां मिनी ग्राफीन बैटरी का एक वर्किंग सैंपल तैयार किया, क्योंकि मुझे पता था कि घर वापस जाने के आफ्टर मेरे पास किसी रिच किड जैसी सुविधाएं नहीं होंगी। ऐसी चीजें बनाने के रिसोर्सेज शायद दोबारा कभी ना मिलें। ग्रैंडियर एकेडमी दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस स्कूल नहीं था, लेकिन उनका इक्विपमेंट टॉप क्लास था। उनकी आउटरेजियसली एक्सपेंसिव ट्यूशन की हर सेंट वसूल थी, और ऑनेस्टली स्कूल वाले मुझे जाते देख काफी खुश थे। रिच किड्स वाले स्कूल्स में ट्यूशन तो बस शुरुआत होती है, असली पैसा बाद में निकलता है। लेकिन मेरे केस में ऐसा कभी नहीं हुआ। स्कूल ना सिर्फ मुझसे एक्स्ट्रा पैसा नहीं कमा पाया, बल्कि उल्टा मुझे सैलरी देनी पड़ती थी, क्योंकि मैं रोज बाथरूम साफ करता था। एक टीचर ने हंसते हुए कहा, चलो आखिर वो ब्रोक लड़का चला गया। दूसरा बोला, लेकिन अब बाथरूम साफ कौन करेगा? प्रिंसिपल ने लंबी सांस छोड़ी। राहत भी थी और परेशानी भी। तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी घबराया हुआ ऑफिस में घुस आया। कोल कहाँ है? प्रिंसिपल कैजुअली बोला, जा चुका है, शायद अब तक एयरपोर्ट पहुंच गया होगा। बूढ़ा आदमी ऑलमोस्ट चिल्ला पड़ा, तुम बेवकूफ हो? तुमने जनरेशन में एक बार पैदा होने वाला जीनियस यूं ही जाने दिया। वो लड़का ग्रैंडियर एकेडमी को लेजेंडरी बना सकता था। प्रिंसिपल पूरी तरह कंफ्यूज था। 17 साल का लड़का और ऐसा एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर दिया। बूढ़ा आदमी पछतावे से भर गया। भगवान, ये लड़का दुनिया बदल देगा। लेकिन प्रिंसिपल को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। उधर प्लेन में बैठा मैं अपना सिस्टम पैनल चेक कर रहा था। अचानक देखा कि मेरे प्रेस्टीज पॉइंट्स बढ़कर 340 हो गए हैं। तभी मुझे याद आया, बैटरी सैंपल बनाते वक्त मैं ऑपरेशन लॉग डिलीट करना भूल गया था। किसी ने जरूर उसे डिस्कवर कर लिया होगा, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं थी। सिर्फ लॉग देखकर फाइनल प्रोडक्ट रिवर्स इंजीनियर करना इम्पॉसिबल था। ऊपर से उस बैटरी को चलाने के लिए एक कस्टम कंडक्टिव इंटरफेस चाहिए था। मतलब मेरी बैटरी अब भी दुनिया में वन ऑफ अ काइंड थी। मेरे पास फिलहाल प्रेस्टीज पॉइंट्स का कोई खास यूज नहीं था, इसलिए मैंने सारे पॉइंट्स मैन्युफैक्चरिंग लेवल अपग्रेड करने में डाल दिए। घटिया सिस्टम ने पहले ही वार्निंग दी थी कि जब तक मैं मैन्युफैक्चरिंग लेवल 2 तक नहीं पहुंचता, लैंग्वेज छोड़कर बाकी सारे साइंस स्टैट 60 से ऊपर नहीं जा सकते। मैथ में जो एक्स्ट्रा 1 पॉइंट था, वो 10 साल तक सिस्टम को खिलाने का रिवॉर्ड था। कितना बड़ा स्कैम है ये। फिर भी एक्सपीरियंस बार को 3001 तक पहुंचते देख थोड़ा सेटिस्फैक्शन जरूर मिला। लेवल 2 अब ज्यादा दूर नहीं था। मैंने कैजुअली पूछा, वेल्थ पॉइंट से एक्सचेंज रेट क्या है? सिस्टम तुरंत बोला, 10,000 पर एक्सपीरियंस पॉइंट। मैंने आंखें घुमा लीं। ये घटिया सिस्टम हर वक्त पैसा निचोड़ने का नया तरीका ढूंढता रहता है। मैंने मन ही मन कसम खाई, अब से लेवल अप सिर्फ प्रेस्टीज पॉइंट से करूंगा। इस सिस्टम को एक और सेंट नहीं दूंगा। लेकिन एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही मेरा पूरा ध्यान भटक गया। मैंने देखा मेरे पेरेंट्स एक साइन लेकर खड़े थे। दोनों एक्सपेंसिव कपड़ों में थे और उनके आसपास 7-8 बॉडीगार्ड्स भी मौजूद थे। मैं पलके झपकाता रह गया। लग्जरी कार, फुल सिक्योरिटी डिटेल, ये बैंकरप्ट लोग लग रहे हैं तुम्हें? कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही मैं पास गया, माम ने मुझे कसकर गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो बेबी, तुम्हें इतने साल अकेले बाहर छोड़ दिया। उन्होंने मेरा चेहरा पकड़कर देखा। तुम कितने पतले हो गए हो। मैंने तुम्हारे फादर से कहा था कि 8 मिलियन काफी नहीं है। मेरी गलती थी। मुझे सीक्रेटली तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे भेजने चाहिए थे। डैड की आईलिड हल्के से ट्विच हुई। उन्हें साफ समझ आ गया था कि माम फिर डिजास्टर करने वाली हैं। उन्होंने धीरे से कहा, क्या तुमने पहले ही कम नुकसान किया है? मैंने कंफ्यूज्ड होकर पूछा, माम क्या हम बैंकरप्ट नहीं हो गए? डैड कुछ बोलते उससे पहले माम ने जवाब दे दिया, तुम्हारे डैड की कंपनी गई है, लेकिन मेरे पास अभी भी पैसा है, इसलिए चिंता मत करो। तुम्हें जो चाहिए बस बोलना। मैंने तुरंत महसूस किया, घटिया सिस्टम ने यह बात जरूर सुन ली होगी। अब वो जल्दी ही फिर पैसे मांगने आएगा। और सच में अगले ही पल सिस्टम चाइम बजा और पैनल पर एक नया क्वेस्ट आ गया। What kind of master craftsman has no company of his own? As the sole heir of Starlight Technology, reviving it is your duty. Quest: clear all of Starlight Technology's debts, restore operations, relaunch the company. Reward: 900 prestige points, 1 charm point, 1 free shop draw. मैंने राहत की सांस ली। कम से कम इस बार पैसा सीधे सिस्टम की जेब में नहीं जा रहा था। मैंने कॉशियसली पूछा, डैड क्या कंपनी को बचाने का कोई तरीका नहीं है? विक्टर ने मुझे गर्व से देखा, जैसे पहली बार उनका बेटा कंपनी के बारे में पूछ रहा हो, सिर्फ पैसे के बारे में नहीं। लेकिन फिर उन्होंने थकी हुई आवाज में कहा, कोई उम्मीद नहीं है। फाइनेंशियल गैप बहुत बड़ा है। पिछले 2 सालों से कंपटीशन ने हमें बुरी तरह दबा दिया है। हमें एक भी डिसेंट डील नहीं मिली। मुझे गिल्ट महसूस हुआ। सॉरी,
अगर मैं कंपनी का पैसा यूं ड्रेन ना करता तो शायद। लेकिन मॉम ने तुरंत बात काट दी। अपने आप को ब्लेम मत करो, थोड़ा पैसा खर्च कर दिया तो क्या हुआ, वैसे भी तुम्हारे फादर की कंपनी कभी ज्यादा आगे नहीं जाती। डैड के चेहरे पर दर्द साफ दिखा, लेकिन इस घर में उनकी पोजीशन सबसे नीचे थी, इसलिए वो चुप रह गए। ऑनेस्टली मॉम पूरी तरह गलत भी नहीं थी। बैंक्रप्सी का असली रीजन डिस्कस करने का अब कोई मतलब नहीं था। फिलहाल सबसे जरूरी चीज सिर्फ एक थी, स्टारलाइट टेक्नोलॉजी को बचाना। मैंने मॉम की तरफ देखा। मॉम, आपके पास कितना पैसा है? इतना सुनते ही उनके दिल में अजीब सी घबराहट हुई। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका बेटा पहले अपने फादर को रूइन कर चुका है और अब उनकी बारी है। उन्होंने कॉशियसली कहा, कैश ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरे पास रियल एस्टेट, स्टॉक्स और कुछ एसेट्स हैं, और ये सब तुम्हारे फादर की कंपनी से जुड़ा नहीं है। मैंने सीधे कहा, मॉम, मैं स्टारलाइट टेक्नोलॉजी को वापस खड़ा करना चाहता हूं। वो शॉक्ड होकर मुझे देखने लगी। क्या तुम्हारे पास इतना पैसा है? डैड के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उन्होंने मुश्किल से फैमिली के लिए थोड़ा सेफ्टी नेट बचाया था, और अब उनका बेटा उसे भी दांव पर लगाने जा रहा था। उन्होंने जल्दी से कहा, सन, कंपनी मुझे संभालने दो, तुम अभी छोटे हो। कुछ दिन में मैं तुम्हारा नया स्कूल अरेंज कर दूंगा, बस आराम से पढ़ाई करो। लेकिन मैं नहीं माना। मैंने मॉम का हाथ पकड़ लिया। मॉम, ट्रस्ट मी, पैसा मुझे दे दीजिए। अगर मैं कंपनी को नीचे ला सकता हूं तो उसे वापस ऊपर भी ला सकता हूं। विक्टर का चेहरा डिस्पेयर से भर गया। सब खत्म, ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। मैंने तुरंत मॉम का फोन लेकर उनकी एसेट्स चेक करनी शुरू कर दी। मुझे नहीं पता था इतना पैसा स्टारलाइट टेक्नोलॉजी बचाने के लिए काफी होगा या नहीं। मैंने डैड से पूछा, रफली कितना चाहिए? विक्टर चुप हो गए। उनका चेहरा पूरी तरह ग्रे पड़ चुका था। कुछ देर बाद मॉम ने धीरे से कहा, परसों कोर्ट वाले कंपनी सील करने आ रहे हैं। इतनी जल्दी इतना कैश अरेंज करना इम्पॉसिबल है। डैड को अचानक थोड़ी राहत मिली। राइट, लिक्विड कैश नहीं है, चाहे ये जितना भी स्पेंड करना चाहे कर नहीं सकता। मैंने भौहें सिकोड़ ली। बैंक लोन? मॉम का एक्सप्रेशन ऑकवर्ड हो गया, जैसे उन्हें समझ ना आ रहा हो क्या जवाब दें। विक्टर हल्का सा हंसे। सोन, तुम्हें सच में लगता है बैंक हमें लोन देगा? बैंक खुद हमारा सबसे बड़ा क्रेडिटर है, हमें ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है। उन्होंने थकी हुई आवाज में कहा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैंने फैमिली के लिए थोड़ा बहुत बचाने में कितनी मेहनत की है। मैं एसेट्स लिक्विडेट करने का तरीका सोच ही रहा था कि अचानक नोटिस किया हम घर नहीं जा रहे थे। मैंने पूछा, हम जा कहाँ रहे हैं? मॉम कैजुअली बोली, आज स्टेला का 17th बर्थडे है, हम उसके घर फ्री डिनर के लिए जा रहे हैं। मैं स्टन्ड रह गया। मैं अभी घर लौटा हूं और हम बैंक्रप्सी डिस्कस करते करते सीधे डिनर पार्टी जा रहे हैं। कंपनी कोलैप्स होने के बाद से मॉम क्लियरली डर चुकी थी, इसलिए वो हर पॉसिबल फ्री मील का फायदा उठाना चाहती थी। मॉम ने डिसाइड कर लिया था कि अब बेल्ट टाइट करने का टाइम आ गया है। फ्री डिनर? आखिर फ्री डिनर होता है स्टेला? मेरी आंखें एकदम बड़ी हो गईं। नो वे, मैं पहले ही दिन वापस आकर उससे फेस करने वाला हूं। विक्टर ने सिर हिलाया। हाँ वही। फिर उन्होंने अफसोस भरी सांस ली। सच में बड़ा दुख है। उस समय मैंने उसके फादर को शराब पिलाकर साइंड मैरिज कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट खो गया। लिली ने तुरंत निराश होकर कहा, इतनी इंपॉर्टेंट चीज कोई कैसे खो सकता है? स्टेला परफेक्ट डॉटर इन लॉ बन सकती थी और तुमने मौका ही गंवा दिया। मैं चुपचाप नीचे देखने लगा, क्योंकि सच ये था, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट खोया नहीं था, मैंने खुद चुराया था। उस समय सिस्टम के लिए डेस्परेटली पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट चुराकर स्टेला को ही 50 मिलियन में वापस बेच दिया था। शायद हिस्ट्री का सबसे अजीब ब्रेकअप वही था। शुरू में स्टेला को लगा था कि उसने अच्छा डील कर लिया है, लेकिन बाद में जितना वो सोचती गई उतना उसे गुस्सा आने लगा। ये आदमी एंगेजमेंट तोड़ने आता है और ऊपर से मुझे ही पैसे देने पड़ते हैं। वो बदला लेने मुझे ढूंढने आई थी, लेकिन तब तक मैं ओवरसीज जा चुका था और मामला वहीं खत्म हो गया। मैं डिनर अवॉइड करने के लिए कोई एक्सक्यूज सोच ही रहा था कि अचानक दिमाग में एक आइडिया आया। स्टेला का बर्थडे, मतलब वहां ढेर सारे रिच लोग होंगे, राइट? विक्टर कैजुअली बोले, अगर मेरी हैरोल्ड से पुरानी दोस्ती ना होती तो शायद हमें इनवाइट भी ना मिलता। मैं हल्का सा मुस्कुराया। पूरा हॉल रिच लोगों से भरा होगा, मतलब कैश निकालने का परफेक्ट मौका। आखिर क्वेस्ट कंप्लीट भी तो करनी थी, प्राइड बाद में देख लेंगे। जैसे ही हम सू फैमिली एस्टेट पहुंचे, पूरा माहौल इंस्टेंटली नॉइजी हो गया। हुआ का नंबर 1 वॉस्ट्रल वापस आ गया। 10 साल का स्पेंडिंग चैंपियन, तिएनहाई का मनी स्कैटरिंग किंग, लिविंग लेजेंड लौट आया। अचानक एक मोटा सा आदमी भागता हुआ आया और मेरे पैर से लिपट गया। यंग कोल, आखिरकार तुम वापस आ गए। मैं जेन्युइनली इमोशनल हो गया, क्योंकि ये रिको था। जब मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे तब वही मेरी मदद करता था, लेकिन अगले ही पल वो रोने लगा। तुम्हें पता भी है तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी कितनी खराब हो गई। पहले डैड मुझे हफ्ते में 1 बार डांटते थे, अब दिन में 3 बार। मैंने उसे लात मारकर हटाया। दूर हट, अब मैं वॉस्ट्रल नहीं हूं। आज से मैं फैमिली को वापस ग्लोरी तक ले जाऊंगा। रिको की छोटी छोटी आंखें शौक से फैल गईं। क्या अब स्पेंडिंग बंद? मैं एक्सप्लेन करने ही वाला था कि तभी मेरी नजर सामने गई। एक लड़की मूनलाइट जैसी सफेद ड्रेस पहने गुस्से में मेरी तरफ चली आ रही थी। मैंने हेल्पलेस स्माइल के साथ कहा, स्टेला,
लॉन्ग टाइम नो सी। फिर हंसकर बोला, तुम हर बार पहले से ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हो। स्टेला ने ठंडी सांस छोड़ी। मुझे लगा था तुम कभी वापस नहीं आओगे, हमेशा के लिए ओवरसीज ही रहोगे। मैंने बिना हेजिटेशन जवाब दिया, कैसे नहीं आता, तुम मुझे इतने समय से याद कर रही थी, तुम्हें और इंतजार कराना रूड होता। मैं अर्लीस्ट फ्लाइट पकड़कर वापस आया हूं, क्वेस्ट के लिए मुझे कुछ भी बोलना पड़े मैं बोल दूंगा। मैंने पॉकेट से सिल्वर हेयर क्लिप निकाला, असल में वो मेरी छोटी कजिन के लिए था, लेकिन अब काम चलाना था। हैप्पी बर्थडे स्टेला। स्टेला मुझे डांटने आई थी, लेकिन गिफ्ट देखते ही कंप्लीटली फ्रीज हो गई। उसने हेयर क्लिप लिया, चेहरा लाल हो गया और बिना कुछ बोले भागकर अंदर चली गई। उसे जाते देख मैं खुद से बड़बड़ाया, पिछले 2 सालों में ये सच में बहुत खूबसूरत हो गई है। फिर मुझे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट याद आया और दिल में दर्द उठा। यार, मैंने खुद को बहुत सस्ते में बेच दिया। जितना सोचता उतना रिग्रेट बढ़ता, और तभी अचानक मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया। मैं तुरंत उसके पीछे अंदर चला गया। मैं हमेशा मानता हूं कि टॉप टियर रिच प्लेबॉय के लिए किसी नोबल यंग लेडी के कमरे में कैजुअली घुस जाना बिल्कुल नॉर्मल बात है, इसलिए मैं भी ऐसे अंदर चला गया जैसे घर मेरा ही हो। स्टेला बेड पर बैठी हेयर क्लिप को हाथ में घुमाकर देख रही थी। उसे पता भी नहीं चला कि मैं कमरे में आ चुका हूं। अचानक उसकी चीख निकल गई। मैं तुरंत आगे बढ़ा और उसका मुंह हाथ से बंद कर दिया। चिल्लाओ मत, मैं ट्रबल क्रिएट करने नहीं आया। नीचे वाले अगर ऊपर आ गए तो बेकार केओस हो जाएगा। स्टेला का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था। उसकी जिंदगी में पहले कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैंने धीरे से हाथ हटाया। देखो, मुझे बस एक जरूरी बात करनी है। जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट मैंने तुम्हें 2 साल पहले दिया था, वो असल में कॉपी थी। ओरिजिनल अभी भी मेरे पास है। बिना वजह समझे स्टेला का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, उसके फादर ने सिर्फ कुछ ड्रिंक्स के बदले उसे इस वॉस्ट्रल के नाम कर दिया था। लेकिन फिर अचानक उसके दिमाग में आया, वेट, क्या ये पहले से ज्यादा हैंडसम हो गया है? मैंने कामली कहा, डील सिंपल है। पहले की तरह सिर्फ 50 मिलियन पैसे दो और मैं खुद ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट लाकर तुम्हारे सामने फाड़ दूंगा। अगले ही पल स्टेला फट पड़ी, एब्सोल्युटली नॉट, तुम शेमलेस जर्क हो, बाहर निकलो। उसकी इतनी जोरदार चीख थी कि आधा विला सुन चुका था। जब मैं दबे पांव स्टेला के कमरे से बाहर निकला, हॉल में मौजूद हर इंसान मुझे घूर रहा था। किसी ने धीरे से कहा, क्लासिक स्पेंडिंग चैंपियन के अलावा इतनी हिम्मत किसमें होगी? मैंने ऑकवर्ड हंसी के साथ कहा, मिस्टर सू, अगर मैं कहूं कि हम सिर्फ बिजनेस डिस्कस कर रहे थे तो क्या आप मानेंगे? बिल्कुल नहीं। अगले ही पल रेत के बोरे जितनी बड़ी मुट्ठी सीधा मेरे चेहरे पर पड़ी और मेरी आंख के नीचे शानदार ब्लैक आई बन गया। उसके बाद का डिनर पूरी तरह मिजरेबल था। लिली बार बार मेरी आंख पर ऑइंटमेंट लगा रही थी, जबकि विक्टर मुश्किल से अपनी खुशी छुपा पा रहे थे। तुम्हें सू फैमिली की प्रिंसेस को परेशान करने की जरूरत ही क्या थी? मैंने दुखी नजरों से सामने बैठी स्टेला की तरफ देखा, लेकिन वो उल्टा जीभ निकालकर स्मग स्माइल दे रही थी, जिससे मेरा मूड और खराब हो गया। डिनर खत्म होने लगा और जैसे ही हैरोल्ड अपनी सीट से उठा, मैंने मौका पकड़ लिया। मैं क्वाइटली स्टेला के पास जाकर बैठ गया। स्टेला, तुम्हारे घर में माइक्रोफोन तो होगा ना? मुझे थोड़ी देर के लिए चाहिए। स्टेला खुद से कह रही थी कि उसे मुझे इग्नोर करना चाहिए, लेकिन फिर भी उसने पूछ लिया, माइक्रोफोन क्यों चाहिए? मैंने उसकी आंखों में देखकर सीरियस टोन में कहा, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंस करना है, कुछ ऐसा जो पूरी दुनिया को सुनना चाहिए। स्टेला ने दोनों हाथ अपने गर्म होते गालों पर रख लिए। उसके दिमाग में इंस्टेंटली हजारों थॉट्स दौड़ने लगे। क्या ये सबके सामने कन्फेशन करने वाला है? मैं इसके लिए रेडी नहीं हूं, इसलिए ये आते ही मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा था। वैसे वास्ट्रल है, लेकिन ऑनेस्टली काफी हैंडसम भी है। ब्लैक आई के बाद भी सिर्फ 1 सेकंड के अंदर उसके दिमाग में हजारों ख्याल गुजर गए और वो पूरी तरह फ्रीज हो गई। मैंने धीरे से पूछा, स्टेला ओके है? और बिना वजह समझे स्टेला ने हल्का सा सिर हिला दिया। माइक्रोफोन कहाँ है? मैंने पूछा। स्टेला ने हल्का सा हाथ उठाकर पास वाले काउंटर की तरफ इशारा कर दिया। वो खुद नीचे जमीन की तरफ देख रही थी, इतनी फ्लस्टर्ड थी कि मेरी तरफ प्रॉपर्ली देख भी नहीं पा रही थी। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि क्या उसे चुपचाप यहां से भाग जाना चाहिए, क्योंकि ऑनेस्टली वो इसके लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी। लेकिन मुझे उसकी हालत का जरा भी अंदाजा नहीं था। मैं सीधे माइक्रोफोन उठाकर खड़ा हो गया, गला साफ किया और बिना हेजिटेशन बोलना शुरू कर दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड इवनिंग। जैसे ही मेरी आवाज पूरे हॉल में गूंजी, हर किसी का ध्यान मेरी तरफ चला गया। हैरोल्ड वापस अपनी सीट पर जाकर विक्टर के पास बैठ गया और कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ विक्टर और लिली को देखने लगा। विक्टर और लिली ने हेल्पलेस होकर एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि सच तो ये था, उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी सही गैस नहीं किया था कि मैं अगली बार क्या करने वाला हूं। हैरोल्ड की नजर स्टेला पर गई। उसका चेहरा लाल था और एक्सप्रेशन टेंस। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी भींच ली। अगर इस लड़के ने मेरी बेटी के बारे में कोई गलत आइडिया रखा ना, तो दूसरी आंख भी खराब कर दूंगा। मैंने कामली माइक्रोफोन पकड़ा और कहा, आप सब मुझे वॉस्ट्रल समझते हैं, लेकिन सच ये है कि वो सिर्फ दुनिया की इग्नोरेंस है, क्योंकि मुझे सिर्फ पैसा उड़ाना नहीं आता, मुझे चीजें बनाना भी आता है। नीचे खड़ा रिको अपना सिर खुजाने लगा। ये सीरियसली बोल रहा है क्या?
मतलब अब नंबर 1 वॉस्ट्रल का टाइटल मेरे पास आने वाला है। मैंने कंटिन्यू किया। प्लेन से उतरते ही मुझे पता चला कि स्टारलाइट टेक्नोलॉजी बैंकरप्ट हो चुकी है, और मैं ऐसा प्रिटेंड नहीं कर सकता कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। स्टारलाइट टेक्नोलॉजी का सोल एयर होने के नाते उसे वापस खड़ा करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पूरे हॉल में बैठे रिच गेस्ट्स एक दूसरे को कंफ्यूज्ड होकर देखने लगे। ये लड़का क्या कर रहा है? स्टारलाइट टेक्नोलॉजी को रिवाइव करेगा? सीरियसली? स्टेला भी मुझे हैरानी से देख रही थी, क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा कुछ बोलूंगा, और पता नहीं क्यों, लेकिन उसे हल्की सी डिसअपॉइंटमेंट भी महसूस हुई। मैंने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, इस बार मैं आप सबकी सोच बदल दूंगा। मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं वॉस्ट्रल नहीं जीनियस हूं, और मैं आप सबको गलत साबित करके दिखाऊंगा। पूरा हॉल कुछ सेकंड्स के लिए डेड साइलेंट हो गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि मैं आखिर ये सब करने वाला कैसे हूं। मैंने कैजुअली कहा, सिंपल है, पहले डेट क्लियर करेंगे, फिर एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे जो पैसा छापेगा। अगले ही पल पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। बोलना आसान है, पैसा कहां से आएगा, प्रोजेक्ट कहां है? लेकिन उनकी मॉकिंग से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो इंसान ग्रेटनेस के लिए बना हो उसे अंडर एस्टिमेट किया जाना आदत बन जाता है। मैंने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता है आप में से कोई भी मेरी फैमिली को लोन नहीं देगा, इसलिए मैं एक फेयर डील ऑफर कर रहा हूं। मैंने अभी फैमिली की रिमेनिंग एसेट्स चेक की हैं, कुछ आइडल लैंड्स और प्रॉपर्टीज बची हैं। आज की रात मार्केट वैल्यू के सिर्फ 70% पर सब बेच रहा हूं। कैश ओनली, नो ट्रिक्स, नो वेटिंग। यही। पूरा हॉल फिर एक बार साइलेंस में डूब गया। हर किसी का मुंह खुला रह गया। फिर अचानक एक आदमी हंस पड़ा, और अगले ही पल पूरा हॉल जोर जोर से हंसने लगा। सिर्फ रिको की आंखों में आंसू आ गए। यही है मेरा भाई। धीरे धीरे सबकी नजर विक्टर और लिली पर जाने लगी। क्या पेरेंट्स हैं! विक्टर और लिली एम्बैरेसमेंट से जमीन में गड़ जाना चाहते थे। अगर पॉसिबल होता तो शायद वही मुझे डिसोन कर देते, लेकिन मैं बिना रुके बोलता रहा, मेरे पेरेंट्स की तरफ मत देखिए, वो पूरी तरह अग्री करते हैं। अगर इंटरेस्टेड हैं तो अभी डील फाइनलाइज कीजिए। मैं स्टेज से नीचे उतरा और ऑफर खत्म। लैंड हमेशा वैल्यूएबल रहती है, प्रॉपर्टी की डिमांड हमेशा रहती है, तो फिर इंतजार किस बात का? मैं साफ देख सकता था, उनके चेहरों पर ग्रीड चमक रही थी, और उसी पल मेरे दिल का टेंशन थोड़ा हल्का हो गया, क्योंकि अब हमारे पास कैश आने वाला था। स्टारलाइट टेक्नोलॉजी बच सकती थी। सिर्फ 15 मिनट्स के अंदर मैंने फैमिली की ऑलमोस्ट सारी रिमेनिंग एसेट्स लिक्विडेट कर दी। 3 बिलियन कैश, और ऑनेस्टली इतना काफी से भी ज्यादा था। विक्टर कंपनी अकाउंट बैलेंस देखकर ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने अपनी फेट एक्सेप्ट कर ली हो। ठीक है, लड़के का इंटेंशन बुरा नहीं है। इस बूढ़े शरीर को एक बार और केओस झेलना पड़ेगा। एक आदमी शैंपेन ग्लास उठाकर मेरी तरफ बढ़ा। यंग कोल, टियनहाई ने आप जैसा बेनिफैक्टर कभी नहीं देखा। मैं हंस पड़ा और ग्लास लेकर एक सिप ली। आप मुझे ज्यादा क्रेडिट दे रहे हैं। ये सिर्फ बिजनेस था, चैरिटी नहीं। वो आदमी, जिसे हम मिस्टर बाई कह सकते हैं, मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाया। ऑफ कोर्स, फैमिली और कंट्री के लिए लड़ने वाले महान इंसान। मैं खुद भी हंस पड़ा। पहली बार किसी ने मुझे ग्रेट मैन कहा है। ऑनेस्टली अच्छा लग रहा है। मैंने फिर क्राउड की तरफ देखा। वैसे अब जब हमने बिजनेस कर लिया है, तो एक आखिरी फ्रेंडली एडवाइस भी सुन लीजिए। अगर कोई स्टारलाइट टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स खरीदना चाहता है तो अभी खरीद लो, क्योंकि जब हम वापस राइज करेंगे तब मार्केट में कुछ नहीं बचेगा। कई गेस्ट्स हंसते हंसते पेट पकड़ चुके थे। वो हैरोल्ड को गुड बाय बोलते हुए निकलने लगे। अगर 1 मिनट और रुके ना तो हंस हंसकर मर जाएंगे। धीरे धीरे क्राउड कम होने लगा और हम भी घर जाने की तैयारी करने लगे। तभी स्टेला ने मुझे क्वाइटली साइड में खींच लिया और अपने कमरे में ले गई। वैसे भी ये पहली बार थोड़ी था। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम्हारी फैमिली सच में इतनी शॉर्ट ऑन कैश है? मैंने शोल्डर्स उचकाए। प्रिटी मच। तुम जानती हो हालत कैसी है। स्टारलाइट टेक्नोलॉजी कोलैप्स होने वाली है। मुझे कुछ ना कुछ करना ही था। स्टेला ने हल्की चिंता के साथ कहा, लेकिन डैड कहते हैं प्रॉब्लम सिर्फ पैसे की नहीं है। जो तुम कर रहे हो उससे सच में कुछ बदलेगा? मैंने उसकी आंखों में देखकर कॉन्फिडेंटली कहा, ट्रस्ट मी, मैं स्टारलाइट टेक्नोलॉजी को ह्यूमैनिटी का बीकन बना दूंगा। स्टेला ने क्यूट सा आई रोल किया। काफी देर हेजिटेट करने के बाद वो बेडसाइड ड्रॉर तक गई और वहां से एक ब्लैक कार्ड निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। पिछले 2 सालों में मैंने ये सेव किया है, लगभग 60 मिलियन होंगे। पासवर्ड मेरा बर्थडे है, ले लो। मेरी आंखें चमक उठीं। मैंने कार्ड तुरंत पकड़ लिया और पहली बार जेन्युइनली शर्मिंदगी महसूस हुई। ये लड़की सच में बहुत अच्छी है। हालांकि 2 साल में 60 मिलियन बचाना, ऑनेस्टली वो लगभग पुराने वाले मुझे कैचअप कर रही थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, डोंट वरी, मैं तुम्हें ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट वापस दूंगा, गारंटीड ऑथेंटिक। बाहर निकलो। लकी फॉर मी, मैं काफी फास्ट था, इसलिए दूसरी आंख बच गई। आज रात एसेट्स बेचने से मुझे सिर्फ कैश ही नहीं मिला था, बल्कि 100 प्रेस्टीज पॉइंट्स भी मिले थे। हालांकि मुझे अब तक समझ नहीं आता कि सिस्टम ये कैलकुलेशंस कैसे करता है। हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस की डील करने पर भी उतने पॉइंट्स नहीं मिले जितने स्कूल लैब में एक एक्सपेरिमेंट से मिल गए थे। कार में वापस बैठते ही मैंने फाइनली पूछा, डैड, क्या अब इतना काफी है? विक्टर ने लंबी थकी हुई सांस छोड़ी। प्रॉब्लम सिर्फ पैसे की नहीं थी। कंपनी पिछले आधे साल से डॉर्मेंट है, कोई ऑर्डर्स नहीं।
कोई प्रोजेक्ट्स नहीं। असल समस्या वही है। मैंने कामली मुस्कुराकर अपनी चेस्ट थपथपाई। वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए। आप बस कंपनी को फिर से खड़ा कीजिए। ऑर्डर्स मैं लेकर आऊंगा। विक्टर कुछ बोल ही नहीं पाए। आधा ग्रोन अप हो चुका बच्चा शायद सबसे ज्यादा एग्जॉस्टिंग होता है। अगली सुबह मैं सूरज निकलने से पहले ही उठ गया। नीचे आया तो देखा विक्टर पहले से तैयार होकर बाहर निकल रहे थे। मैंने पूछा, इतनी सुबह ऑफिस जा रहे हैं? उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। टाइम वेस्ट करने का मौका नहीं है। जो हालात हैं उनमें तुम्हारे फादर को एक आखिरी लड़ाई लड़नी ही होगी। उनकी ये बात सीधे मेरे दिल में उतर गई और उसी पल मैंने मन ही मन एक वादा किया। मैं अपने डैड को दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनाकर रहूंगा ताकि वो आखिरकार आराम से जी सकें और अपनी जिंदगी एंजॉय कर सकें। मैंने विक्टर की तरफ देखकर कहा, डैड, इस मौके का फायदा उठाइए। जो लोग इतने सालों से कंपनी का खून चूस रहे थे, सबको बाहर निकाल दीजिए। विक्टर ने हल्की सी नोइंग स्माइल दी। मैं वैसे भी यही करने वाला था। मुश्किल वक्त इंसानों के असली चेहरे दिखा देता है और मैंने अब सब साफ साफ देख लिया है। अगर स्टारलाइट टेक्नोलॉजी को दोबारा उठाना है तो डेड वेट हटाना पड़ेगा। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, और प्रोजेक्ट्स की टेंशन मत लो अभी। लेकिन मैंने तुरंत कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, उसकी भी चिंता मत कीजिए। आज ही मैं एक बड़ा डील लेकर आऊंगा। बाकी चीजें बाद में संभाल लेंगे। विक्टर चलते चलते रुक गए। फिर मुझे ऐसे देखा जैसे मैं अब भी आधी नींद में हूं। सोन, अभी भी सो रहे हो क्या? जाकर वापस सो जाओ। तुम अभी ग्रोइंग एज में हो। लेकिन ऑनेस्टली मुझे अंडर एस्टिमेट किया जाना अब आदत बन चुका था। मैंने सीधा उनकी आंखों में देखकर कहा, डैड, देखते जाइए। आज रात तक मैं ड्रैगन क्रेस्ट ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट लेकर वापस आऊंगा। विक्टर एक सेकंड ब्लिंक करते रहे, फिर हंस पड़े। ड्रैगन क्रेस्ट ग्रुप? श्योर सन। जब विक्टर ऑफिस पहुंचे तभी उन्हें अचानक याद आया कि ड्रैगन क्रेस्ट ग्रुप आज टियानहाई में बिडिंग इवेंट होल्ड कर रहा है, जहां वो अपने 2 नए फोन मॉडल्स के लिए मैन्युफैक्चरर्स ढूंढ रहे थे। लेकिन स्टारलाइट टेक्नोलॉजी की हालत देखकर साफ था कि वो इस लेवल की बिडिंग के लायक नहीं थी। ये फीस्ट हमारी रीच से बाहर थी। विक्टर ने सिर हिलाया और उस थॉट को साइड में डाल दिया, फिर खुद को काम में झोंक दिया। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उन्हें मानना पड़ा कि मेरे रेकलेस ऑल और नथिंग मूव ने उनके अंदर पुरानी आग फिर से जगा दी थी। वही एक्साइटमेंट जो उन्होंने कंपनी शुरू करते वक्त महसूस की थी। उधर ब्रेकफास्ट खत्म करके मैं शेयर्ड बाइक उठाकर सीधे ड्रैगन क्रेस्ट प्लाजा की तरफ निकल पड़ा। कोई ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि हमारी सारी लग्जरी कार्स पिछली रात ही बिक चुकी थीं। आज वहां सिर्फ बिडिंग इवेंट ही नहीं, ड्रैगन क्रेस्ट ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। इसलिए पूरा प्लाजा लोगों से भरा हुआ था। इंडस्ट्री इंसाइडर्स, रिपोर्टर्स, हर तरफ भीड़ ही भीड़। मैंने सामने का सीन देखा और मेरे अंदर कुछ स्टर होने लगा। असल मर्द वही होता है जो दुनिया के सबसे ऊपर खड़े होकर नीचे देखे। मैं अपने हीरोइक मोनोलॉग में खोया हुआ था कि तभी एक फेमिलियर स्पोर्ट्स कार मेरे पास आकर रुकी। यंग कोल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये रिको था और वो वही कार चला रहा था जो आज सुबह उसने हमारी गैराज से खरीदी थी। कम से कम एक अच्छी बात ये थी कि रिको ने मार्केट प्राइस से ज्यादा पे किया था। मैंने कैजुअली बोला, थोड़ा काम है यहाँ। तुम? रिको ने शोल्डर्स उचकाए। फैमिली बिडिंग के लिए आई है। डैड ने बोला था साथ चलो और सीखो कि बिजनेस कैसे होता है। मेरी आंखें चमक उठी। मतलब तुम्हारे पास ड्रैगन क्रेस्ट ग्रुप का इनविटेशन है? मैं तो सोच ही रहा था अंदर कैसे जाऊंगा, और भगवान ने खुद सोल्यूशन भेज दिया। परफेक्ट, मैंने तुरंत कहा। मुझे भी अंदर ले चलो। और बिना परमिशन का इंतजार किए मैं सीधे अपनी पुरानी कार में बैठ गया, जैसे वो अब भी मेरी ही हो। रिको पैनिक हो गया। अरे, तुम अंदर जाकर करोगे क्या? मैंने कामली जवाब दिया। ड्रैगन क्रेस्ट से पार्टनरशिप की बात? रिको ने शॉक्ड होकर पूछा। तुम्हारे पास इनविटेशन भी नहीं है? बिल्डिंग के अंदर बाहर वाले केओस के मुकाबले काफी शांति थी, क्योंकि असल में बहुत कम कंपनीज बिडिंग के लिए क्वालिफाई करती थी और क्योंकि वहां ज्यादातर टियानहाई के लोग थे। मुझे देखते ही सब डबल टेक लेने लगे। ये वॉस्ट्रल यहाँ क्या कर रहा है? किसी ने मजाक उड़ाते हुए पूछा। यंग कोल, क्या स्टारलाइट टेक्नोलॉजी भी बिडिंग में पार्टिसिपेट करने आई है? सब जानते थे ये इम्पॉसिबल है, फिर भी किसी ने पूछ ही लिया। मैंने सिर हिलाया। नो, मैं ड्रैगन क्रेस्ट के साथ पार्टनरशिप डिस्कस करने आया हूँ। और बस जोक शुरू हो गया। किस तरह की पार्टनरशिप? न्यू फोन को डेवलप करोगे क्या? तभी वेरा अंदर आई। उसने पूरे मैसी एटमॉस्फेयर को देखा और हल्का सा नाक सिकोड़ लिया, जैसे ये सब उसे पसंद ना आया हो। मैंने आपकी सारी प्रपोजल्स रिव्यू कर ली हैं। हमारे सीईओ को वापस हेडक्वार्टर्स जाना पड़ा और मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस होस्ट करनी है, इसलिए हर कंपनी के पास सिर्फ 3 मिनट्स होंगे। टाइम वेस्ट मत कीजिए। वीरा बिल्कुल वही थी जैसी हमेशा रहती थी, एफिशिएंट और स्ट्रेट टू द पॉइंट। लेकिन जैसे ही मैंने उसे देखा, मुझे अंदर से रिलीफ फील हुआ। कम से कम आज यहाँ कोई ऐसा था जिसे मैं पर्सनली जानता था। आज मेरा लकी डे है, मैंने मन ही मन सोचा। वीरा ने भी मुझे नोटिस किया। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिख रहा था, लेकिन वो इतनी बिजी थी कि कुछ बोली नहीं। आधे घंटे बाद उसने नोटबुक बंद की और कहा, डिसीजन के बारे में बाद में इन्फॉर्म किया जाएगा। जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करना चाहते हैं बाहर जा सकते हैं, सीट्स रिजर्व हैं। मैं तुरंत खड़ा हो गया। वेरा, रुको, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। वेरा ने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा। मिस्टर कोल, प्लीज मुझे डायरेक्टर यूएआई कहिए। जो भी बात है बाद में करिए। मैंने सिर हिलाया। नहीं, ये अर्जेंट है। वेरा, मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ इनक्रेडिबल है। पूरा रूम इंस्टेंटली साइलेंट हो गया।
हर किसी के दिमाग में एक ही बात चल रही थी, क्लासिक कोल। अब ये नया ड्रामा क्या है? ऑफिस के अंदर पहुंचते ही वीरा ने इरिटेटेड नजरों से मुझे देखा। ठीक है, अब बताओ, आखिर चाहते क्या हो? मैंने बिना घुमाए सीधा कहा। स्टारलाइट टेक्नोलॉजी ड्रैगन क्रेस्ट के साथ पार्टनरशिप चाहती है। वीरा ने तुरंत सिर हिला दिया। 2 हफ्ते पहले मेरी तुम्हारे फादर से बात हुई थी। बैंक्रप्सी उनके लिए बेस्ट आउटकम था। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए ड्रैगन क्रेस्ट के इंटरेस्ट्स कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। मैंने शांत होकर पूछा, वीरा, तुम्हें ग्राफीन के बारे में पता है? वो हल्का सा हंसी। सुना है, आजकल बहुत हॉट रिसर्च टॉपिक है, लेकिन ये सो कॉल्ड न्यू मटेरियल ज्यादातर हाइप ही होते हैं। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा। मैंने एक बना लिया है, 2 मिनट चार्जिंग, 5 घंटे का कॉल टाइम और लिथियम बैटरी से 3 गुना ज्यादा एनर्जी स्टोरेज। वीरा ने आईब्रो उठाई। कोल स्पेंडिंग के साथ साथ ब्रैगिंग भी शुरू कर दी? मैंने कामली जवाब दिया, चलो सैंपल दिखाता हूँ। बिल्डिंग में कोई लैब है? शायद मेरे एक्सप्रेशन में कुछ ऐसा था जिसने उसे पॉज करने पर मजबूर कर दिया। उसने तुरंत फोन उठाया। प्रोफेसर वैंग, क्या आप बिल्डिंग में हैं? लैब में पहुंचिए, मैं अभी आती हूँ। फिर उसने मेरी तरफ सीरियस नजरों से देखा। तुम्हें पता है ना, अगर तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो तो क्या होगा? 1 घंटे बाद मैं बिल्डिंग से बाहर निकला। हाथ में ड्रैगन क्रेस्ट ग्रुप का प्रिलिमिनरी पार्टनरशिप अग्रीमेंट था और मेरे चेहरे पर ह्यूज स्माइल। रिको मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कोई गोस्ट देख लिया हो। यंग कोल, ड्रैगन क्रेस्ट सच में तुम्हारे साथ काम करने के लिए अग्री हो गया? मैंने कॉलर सीधा करते हुए मुस्कुराकर कहा, ऑफ कोर्स। लगभग भीख मांग रहे थे पार्टनरशिप के लिए। रिको को मेरी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। वो हमेशा सोचता था कि मेरा रेकलेस स्पेंडिंग किसी मेंटल प्रॉब्लम की वजह से है, लेकिन अब उसे लग रहा था कि शायद मेरी कंडीशन और भी खराब हो चुकी है। उसने अचानक मेरे चेहरे की तरफ देखकर पूछा, अरे ये गाल पर मार्क कैसा है? मेरा चेहरा इंस्टेंटली लाल हो गया। वो वेरा की वजह से है। कंप्लीटली अनप्रोफेशनल वुमन। टेस्ट सक्सेसफुल होते ही उसने मुझे पकड़कर गाल पर किस कर दिया। बिल्कुल आउटरेजियस बिहेवियर। रिको ने मुझे ऐसे देखा जैसे अब हॉस्पिटल ले जाना जरूरी हो गया हो। यंग कोल, तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूं? मैंने तुरंत हाथ हिलाया, नहीं नहीं, बस घर छोड़ दो। उधर ड्रैगन क्रेस्ट ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस बिना किसी इश्यू के खत्म हो गई, लेकिन असली शॉक इवेंट नहीं था, बल्कि वो अनाउंसमेंट थी जो वेरा ने आखिर में की। ड्रैगन क्रेस्ट ग्रुप स्टारलाइट टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर एक ग्राउंड ब्रेकिंग न्यू फोन डेवलप करेगी। पूरा बिजनेस वर्ल्ड हिल गया। एक तरफ इंडस्ट्री का जायंट अपनी पीक पर, दूसरी तरफ कोलैप्स के किनारे खड़ी कंपनी, और दोनों साथ पार्टनरशिप कर रहे थे। किसी को ये बात समझ नहीं आ रही थी। पूरा टियानहाई इसी टॉपिक पर डिस्कशन कर रहा था। उधर विक्टर को इस पार्टनरशिप के बारे में तब पता चला जब अचानक शेयर होल्डर्स का एक ग्रुप ऑफिस में घुस आया और उन्हें कंग्रेचुलेशंस देने लगा। विक्टर, तुम तो बड़े चालाक निकले, इतने सालों तक हमें कुछ बताया ही नहीं। ड्रैगन क्रेस्ट का सपोर्ट मिल गया। अब स्टारलाइट टेक्नोलॉजी पहले से भी ज्यादा पावरफुल होकर लौटेगी। बस बोलो विक्टर, हम तुम्हारे साथ हैं। विक्टर पूरी तरह स्पीचलेस थे। यही लोग कुछ महीने पहले उनके कॉल्स तक नहीं उठा रहे थे, अब वही ब्रदर बनकर खड़े थे। उन्होंने मन ही मन फैसला कर लिया, स्टारलाइट टेक्नोलॉजी की पूरी सफाई होगी अभी से। लेकिन तभी दूसरी साइड के लोग बोल पड़े, विक्टर, तुमने हमें डिसअपॉइंट किया। मत सोचो, ड्रैगन क्रेस्ट मिल गया तो तुम सेफ हो। उनके स्टैंडर्ड स्काई हाई हैं। स्टारलाइट टेक्नोलॉजी खुद को एम्बैरेस कराएगी। एक और आदमी हंसकर बोला, और तुम्हारा वॉस्ट्रल बेटा, तुम चाहे जितना पैसा कमा लो, वो सब उड़ा देगा। फिर दोबारा बैंक्रप्सी में मत रोना। लेकिन विक्टर ने अब किसी की बात सीरियसली लेना बंद कर दिया था। उन्होंने बस चेयर पर पीछे होकर आराम से बैठना चूज किया। घर लौटते वक्त उनके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में कोल का इसमें हाथ है? सुबह उसने खुद कहा था कि वो ड्रैगन क्रेस्ट का डील लेकर आएगा, और दोपहर तक पार्टनरशिप अनाउंस भी हो गई। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। जब विक्टर घर पहुंचे, मैं लैपटॉप लेकर बैठा था, आंखों में एक्साइटमेंट और पूरा फोकस स्क्रीन पर। किसी को नहीं पता था कि मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ। असल में मैं अपनी एबिलिटीज की लिमिट्स टेस्ट कर रहा था। सिस्टम कहता था कि 60 बेस स्टैट वाला इंसान ऑलरेडी जीनियस अमंग जीनियसेस होता है, लेकिन मैं सिर्फ सिस्टम की बात मानने वाला नहीं था। मुझे खुद टेस्ट करना था। आज मूड अच्छा था, इसलिए घर जल्दी आकर एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए, और ऑनेस्टली रिजल्ट्स माइंड ब्लोइंग थे। मैंने मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंपटीशन लेवल क्वेश्चंस खोले और बिना एफर्ट के सब सॉल्व कर दिए। एक बार सुनो या देखो, इंस्टेंटली समझ आ जाती थी। मैं चेयर पर पीछे टिककर सीलिंग की तरफ देखकर हंस पड़ा। तो जीनियस होना ऐसा फील होता है। तभी विक्टर घबराए हुए अंदर आए, तुम्हें क्या हो गया है? तुम सच में ड्रैगन क्रेस्ट गए थे? कुछ हुआ तो नहीं? मैंने कामली लैपटॉप बंद किया और नॉर्मल एक्सप्रेशन बना लिया, फिर कैजुअली नीचे रखा क्रम्पल डॉक्यूमेंट उठाकर उनकी तरफ बढ़ा दिया। आप क्या सोच रहे हैं? ड्रैगन क्रेस्ट कोई बुलिंग नहीं कर रही। ये हमारा प्रिलिमिनरी पार्टनरशिप अग्रीमेंट है। 3 दिन बाद फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। विक्टर एकदम फ्रीज हो गए। इतनी इंपॉर्टेंट चीज पर तुम बैठे हुए थे? लेकिन अगले ही पल उन्होंने डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ना शुरू कर दिया, और आखिर तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने जोर से सांस खींची। ये सच में इक्वल पार्टनरशिप है? ना आउटसोर्सिंग, ना कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ये पॉसिबल कैसे है? उन्होंने शॉक में पूछा, ये साइन किसने किया? मैंने कैजुअली कहा, वीरा। और वैसे वो अब ड्रैगन क्रेस्ट की वाइस प्रेसिडेंट भी बन चुकी है। यूएआई फैमिली क्लियरली उसे फ्यूचर सक्सेसर बना रही है। विक्टर अब भी समझ नहीं पा रहे थे। वही वेरा, शार्प, कैलकुलेटिंग, डेंजरस वुमन, उसने विलिंगली ये साइन किया। उन्होंने सस्पिशियस नजरों से मुझे देखा।
सोन, वीरा ने तुम पर कोई प्रेशर तो नहीं डाला? मैंने इरिटेटेड होकर लैपटॉप उनकी तरफ बढ़ा दिया। आप आखिर इमेजिन क्या कर रहे हैं? मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। ये वो चीज है जो मैंने एक्सचेंज की। फिर मैंने कामली एक्सप्लेन किया, स्टारलाइट टेक्नोलॉजी शेयर करेगी और बदले में ड्रैगन क्रेस्ट के नेक्स्ट फ्लैगशिप फोन को डेवलप करेगी। साथ ही स्टारलाइट का नाम फिर से मार्केट में वापस आएगा। विक्टर पूरी तरह साइलेंट हो गए। अब उनका पूरा ध्यान ग्राफीन बैटरी की रिसर्च नोट्स पर था। आधा घंटा गुजर गया और जब उन्होंने आखिरकार सिर उठाया, उनकी एक्साइटमेंट कंट्रोल से बाहर थी। अब उन्हें समझ आया कि वीरा ने अग्रीमेंट क्यों साइन किया। अगर वो उसकी जगह होते तो शायद वो भी किसी भी कंडीशन पर साइन कर देते। अगले ही पल वो ऑलमोस्ट दौड़ते हुए मेरे रूम में आए। सोन, ये तुम्हें कहाँ से मिला? सच सच बताओ, कहीं तुमने वेस्टलैंड नेशनल लैब लूट तो नहीं लिया? मैं तुरंत ऑफेंड हो गया। डैड, मैंने कभी आपकी मनी मेकिंग एबिलिटी डाउट नहीं की। फिर आप मेरी जीनियस एबिलिटी पर डाउट क्यों कर रहे हैं? ये रिसर्च मैंने खुद की है। विक्टर के लिए शायद ये पूरे दिन की सबसे आउटरेजस बात थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैंने ये कैसे किया, लेकिन एक्साइटमेंट में वो कमरे में चक्कर काटने लगे। काफी देर बाद उन्होंने खुद को शांत किया। फिर अचानक उनके दिमाग में कुछ आया। सोन, क्या हमने खुद को बहुत चीप में सेल नहीं कर दिया? इतनी वैल्यूएबल टेक्नोलॉजी और तुमने फ्री में शेयर करने का डील कर लिया। मैंने सीधे खड़े होकर कॉन्फिडेंटली कहा, क्योंकि मुझे इस कंट्री पर भरोसा है। डैड रिलैक्स, ये बस पहला कदम है। 2 साल के अंदर इससे भी बेहतर टेक्नोलॉजी आ जाएगी और तब हमें कोई लॉस नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इससे ड्रैगन क्रेस्ट को पता चलेगा कि हम सीरियस हैं। वो हमें रियल पार्टनर की तरह ट्रीट करेंगे और स्टारलाइट टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से राइज करेगी। विक्टर ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ मुझे देखते रह गए। इससे भी बेहतर टेक्नोलॉजी? ये सब उनकी इमेजिनेशन से भी बाहर था। मैंने मुस्कुराकर कहा, स्टारलाइट टेक्नोलॉजी सिर्फ फोन्स तक नहीं रुकेगी। क्वांटम कंप्यूटर्स, एरोस्पेस क्राफ्ट्स, इंटरस्टेलर वॉरशिप्स, प्लैनेटरी इंजन्स, हम ये सब बनाएंगे। मैंने अपना पूरा विजन उनके सामने रख दिया। विक्टर थोड़े स्टन्ड लग रहे थे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, मेरा बेटा सच में बड़ा हो गया है। मैं तो सोच रहा था किसी एवरेज स्कूल में एडमिशन दिला दूं। अब तुम्हें सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में भेजूंगा, चाहे पैसे देकर एडमिशन लेना पड़े। मैं जोर से हंस पड़ा। क्या एक वंस इन अ जनरेशन जीनियस को सच में पैसे देकर एडमिशन लेना पड़ेगा? तभी मेरे दिमाग में अचानक सिस्टम की नोटिफिकेशन टोन गूंजी और एक नया क्वेस्ट सामने आ गया। होस्ट अभी 18 साल का नहीं हुआ है। यूनिवर्सिटी जाओ, दुनिया को दिखाओ कि तुम क्या हो। अपनी जनरेशन के हर जीनियस को क्रश कर दो, ठीक वैसे ही जैसे लेजेंड्स किया करते थे। क्वेस्ट, नॉर्थ स्टार एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम में हर सब्जेक्ट में परफेक्ट स्कोर लाओ। रिवॉर्ड, 10,000 प्रेस्टीज पॉइंट्स, 1 चार्म पॉइंट, 1 फ्रेशमैन गिफ्ट पैक और 2 शॉप वाउचर्स, हर एक 5 मिलियन वेल्थ पॉइंट्स परचेजेस के लिए वैलिड। मैं क्वेस्ट पढ़ रहा था और उधर विक्टर अपने दिमाग में स्कूल्स की लिस्ट बना रहे थे। टीएनहाई फाइनेंस यूनिवर्सिटी घर के पास है, लेकिन एक्सपेंसिव है। ओल्ड सॉन्ग को अपने बेटे का एडमिशन कराने के लिए पूरा बिल्डिंग डोनेट करना पड़ा था। कैपिटल यूनिवर्सिटी थोड़ा दूर है, लेकिन कंपैरेटिवली अफोर्डेबल। शीजिंग यूनिवर्सिटी भी अच्छी है। मेरे कुछ दोस्तों के बच्चों ने वहां पैसे देकर एडमिशन लिया था। मैंने उनकी बात बीच में ही काट दी। मुझे नॉर्थ स्टार एकेडमी जाना है। व्हाट? विक्टर लिटरली फ्रीज हो गए। आज उन्हें लगातार शौक पर शौक मिल रहे थे। नॉर्थ स्टार एकेडमी हुआ की नंबर 1 यूनिवर्सिटी थी और ग्लोबल टॉप 20 में रैंक करती थी। वहां सिर्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स पहुंचते थे। एडमिशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता था। नॉर्थ स्टार एकेडमी नेशनल एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट तक नहीं करती थी। हर साल वो अपना खुद का पेपर बनाते थे और खुद सिलेक्शन प्रोसेस चलाते थे। एग्जाम देने के लिए भी पहले ऑफिशियल इन्विटेशन चाहिए होता था और वही स्टेप 99% एप्लीकेंट्स को बाहर कर देता था। हर साल लगभग 10,000 लोग एग्जाम तक पहुंचते, लेकिन एडमिट सिर्फ 500 होते और वो 500 जीनियसेस अमंग जीनियसेस कहलाते थे। इसलिए जब विक्टर ने सुना कि मैं नॉर्थ स्टार का एग्जाम देना चाहता हूं, उनके चेहरे का एक्सप्रेशन देखने लायक था। पहले होते तो वो तुरंत मुझे मना कर देते, लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी थी। मैं मिनी ग्राफीन बैटरी बना चुका था। अब उन्हें भी मानना पड़ रहा था कि मैं गिफ्टेड हूं। शायद कोशिश करने देना चाहिए। इवन इफ आई फेल्ड, एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही। लेकिन प्रॉब्लम इन्विटेशन की थी। नॉर्थ स्टार के पास टैलेंट रिक्रूटमेंट पाथवे भी था, लेकिन उसकी डेडलाइन निकल चुकी थी और ऑफिशियली मेरे पास कौन सा रिकॉग्नाइज्ड अचीवमेंट था? क्या ग्राफीन बैटरी लेकर सीधे प्रोफेसर्स के पास जाएं? लेकिन फिर ड्रैगन क्रेस्ट डील कॉम्प्रोमाइज हो सकती थी। विक्टर जेन्युइनली कंफ्यूज्ड हो गए थे। क्या प्रोडक्ट लॉन्च होने तक वेट करें? लेकिन तब तक एकेडमी नोटिस भी लेगी या नहीं? मैं इजीली समझ गया कि वो क्या सोच रहे हैं। डैड, मुझे लगता है आप ओवरथिंक कर रहे हैं। मैं नॉर्थ स्टार में अपनी जगह खुद अर्न करूंगा। एग्जाम देकर प्रॉपर वे से विक्टर की आंखें चौड़ी हो गईं। सोन, तुम्हें आइडिया भी है वो एग्जाम कितना ब्रूटल होता है? हर सब्जेक्ट टॉप लेवल पर होना चाहिए। मुझे पता है केमिस्ट्री और मटेरियल साइंस में तुम स्ट्रांग हो, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स? मैंने हंसते हुए कहा, आप सीरियसली अपने बेटे की जीनियस पर डाउट कर रहे हैं? बताइए, कौन सा एग्जाम मैंने कभी खराब किया है? विक्टर धीरे से सिर हिलाने लगे। असल प्रॉब्लम यह थी कि मैंने जिंदगी में हार्डली कोई एग्जाम दिया था। हर बार एग्जाम सीजन आता और मैं वेकेशन पर चला जाता और ऊपर से नॉर्थ स्टार के इन्विटेशंस ऑलमोस्ट सब भेजे जा चुके थे। अब इन्विटेशन आएगा कहां से? मैं मुस्कुराया। डैड, आप भूल रहे हैं मैं कौन हूं? मैं ओवरसीज स्टूडेंट हूं। डोमेस्टिक इन्विटेशंस खत्म हो चुके होंगे, लेकिन ओवरसीज कोटा अभी ओपन होना चाहिए। ग्रैंडर एकेडमी वेस्टलैंड की टॉप हाई स्कूल्स में से एक है और मैं वहां मॉडल स्टूडेंट था। श्योरली मुझे इन्विटेशन मिल ही जाएगा। विक्टर ने दर्द भरा एक्सप्रेशन दिया। ये लड़का
पैसे उड़ाने के नए तरीके ढूंढना कभी बंद नहीं करेगा। फिर उन्होंने पूछा, तुम श्योर हो? 100%। मैंने कॉन्फिडेंटली कहा। विक्टर ने आखिरकार सिर हिला दिया। ठीक है, अच्छी तरह प्रिपेयर करना, काम रहना और खुद पर ज्यादा प्रेशर मत डालना। अगर नहीं हुआ तो भी ठीक है, तुम्हारे डैड डिसअपॉइंटमेंट के आदी हैं। मैंने बस सिर हिला दिया। जीनियस प्रूव करने का रास्ता लंबा और थैंकलेस होता है। उस कॉन्वर्सेशन के बाद विक्टर फिर काम में डूब गए। ड्रैगन क्वेस्ट के साथ कोऑर्डिनेशन, लैब सेटअप करना, कंपनी की इंटरनल क्लीनिंग, प्रायोरिटीज रीसेट करना। अब वो कुछ समय तक काम में दबे रहने वाले थे और मेरी तरफ मैंने नॉर्थ स्टार के कुछ ओल्ड एग्जाम पेपर्स उठाए और इंस्टेंटली रिलैक्स्ड फील किया। ये क्वेश्चंस हैं जो कंट्री के बेस्ट माइंड्स को फिल्टर करने वाले हैं। अगले कुछ दिनों में मैं काफी बिजी रहा। मैंने हैकिंग वर्ल्ड में ऑलमोस्ट ओवरनाइट अपना नाम बना लिया, लेकिन क्योंकि मैं रियल नेम यूज नहीं कर रहा था, मुझे कोई प्रेस्टीज पॉइंट्स नहीं मिले। हालांकि मैं ये प्रेस्टीज के लिए कर भी नहीं रहा था, मुझे कैश चाहिए था। मैंने डिसाइड कर लिया था कि सिस्टम अपग्रेड सिर्फ प्रेस्टीज पॉइंट से करूंगा, लेकिन इंसान को खर्चा चलाने के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं। मैंने हुआ कि 2 बिगेस्ट टेक कंपनीज हैक कर ली और साथ ही उनके कई लॉन्ग स्टैंडिंग वल्नरेबिलिटीज भी फिक्स कर दिए। टोटल कमीशन 20 मिलियन। अब मैं ऑफिशियली दोनों कंपनीज का रिटेन्ड सिक्योरिटी कंसल्टेंट बन चुका था। टेक कंपनीज के पास सच में पैसा बह रहा है। अब समझ आया सब लोग टेक इंडस्ट्री में क्यों जाना चाहते हैं। हैकिंग कम्युनिटी में मेरी स्टोरी आग की तरह फैल गई। एलीट हैकर्स मुझे लेजेंड कहने लगे और उन्होंने मुझे एक नया निकनेम दिया, डॉग गॉड। उधर लिली मुझे हर दिन घर पर लैपटॉप के सामने बैठे देखती और उनकी टेंशन बढ़ती जा रही थी। ये हमारा बेटा सच में ठीक है, पैसे भी नहीं मांग रहा, बस लैपटॉप लेकर बैठा रहता है। लेकिन मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। और विक्टर, वो इतने बिजी थे कि उन्हें सोने तक का टाइम नहीं मिल रहा था। मेरे ऊपर ध्यान देने का सवाल ही नहीं था। फाइनली नॉर्थ स्टार एकेडमी एग्जाम का दिन आ गया। मैंने 2 पेन्स उठाए, शेयर्ड बाइक ली और सुबह सुबह एग्जाम सेंटर के लिए निकल पड़ा। एडमिशंस नोटिस के मुताबिक ओवरसीज कोटा मिलाकर इस साल तियानहाई में सिर्फ 300 इन्विटेशंस इशू हुए थे। लेकिन जब मैं तियानहाई हाई स्कूल पहुंचा तो वहां का क्राउड देखकर मैं लिटरली ब्लिंक करने लगा। ये 300 लोग नहीं थे, कम से कम 3000 लोग वहां मौजूद थे और ऊपर से तियानहाई हाई स्कूल की नॉर्मल क्लासेस भी चल रही थीं। मैं कंफ्यूजन में खड़ा था। तभी साइड रोड पर रिको मिल गया। यंग कोल, सुना तुम नॉर्थ स्टार का एग्जाम देने आ रहे हो, लेकिन ऑनेस्टली मुझे लगा नहीं था कि तुम सीरियस हो। तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करने के इतने क्रिएटिव तरीके आखिर मिलते कहां से हैं? मैंने आसमान की तरफ देखकर लंबी सांस ली। 10 साल तक वॉस्ट्रल कहलाने के बाद ओवरनाइट इमेज चेंज होना आसान नहीं होता। मैंने एक्सप्लेनेशन स्किप कर दिया। और तुम एग्जाम देने आए हो? रिको ने तुरंत सिर हिलाया। मैं? नॉट अ चांस। मैं तो बस यहाँ जीनियस एनर्जी अब्सॉर्ब करने आया हूँ, रिको ने कंधे उचकाते हुए कहा। डैड कहते हैं आज यहाँ आने वाले सारे लोग एग्जाम गॉड्स अमंग एग्जाम गॉड्स हैं। शायद इनकी थोड़ी लक मुझ पर भी ट्रांसफर हो जाए नेक्स्ट मंथ वाले मेरे एग्जाम से पहले। मैं हंस पड़ा। स्मार्ट थिंकिंग, लेकिन इतने सारे लोग अगर सेम लक एब्जॉर्ब करने आए हैं तो 300 लोगों में काफी कम बचेगी। रिको ने अजीब सा फेस बनाया। यंग कोल, तुम काउंट नहीं होते, बस मेरी किस्मत देखो, पहला इंसान तुम मिले। लगता है आज मुझे लक मिलने वाली नहीं। फिर उसने टॉपिक बदला। वैसे हमारी फैमिली को ड्रैगन क्वेस्ट से मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। लगता है अब हमारी कंपनी स्टारलाइट टेक्नोलॉजी के साथ क्लोजली काम करेगी। मैंने कैजुअली कहा, अच्छा कंग्रेचुलेशंस। लेकिन रिको उतना खुश नहीं लग रहा था जितना होना चाहिए था। उसने धीरे से पूछा, ऑनेस्टली यंग कोल, स्टारलाइट टेक्नोलॉजी को ड्रैगन क्वेस्ट मिला कैसे? पूरे बिजनेस सर्कल की सबसे बड़ी मिस्ट्री यही है। मैं हंस पड़ा। क्या मतलब मिला कैसे? ड्रैगन क्वेस्ट खुद हमारे पास आया था। स्टारलाइट टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटी तुम्हारी इमेजिनेशन से भी बाहर है। रिको ने क्लियरली बिलीव नहीं किया। वो और पास आकर फुसफुसाया, तुमने रूमर्स नहीं सुने? लोग बोल रहे हैं वीरा का तुम पर क्रश है। तुम दोनों ने 7 दिन 7 रात साथ बिताए और उसी फेवर में ड्रैगन क्वेस्ट ने हेल्प की। मैं लिटरली फट पड़ा। ये बकवास फैला कौन रहा है? क्या मैं तुम्हें ऐसा इंसान लगता हूं? मैं अपनी डिग्निटी बेचने से पहले सोल बेच दूंगा। रिको तुरंत बोला, अरे नहीं नहीं, मैं तो तुम पर बिलीव करता हूं, लेकिन मानना पड़ेगा तुम्हारा फेस वेल्थी विमेन मैग्नेट टाइप है। मैं एक पल के लिए साइलेंट हो गया। सच तो ये था कि हुआ का नंबर 1 वॉस्ट्रल होने के साथ साथ मैं मोस्ट डिजायर्ड बाय वेल्थी विमेन लिस्ट में भी हमेशा टॉप पर रहता था। और अब सिस्टम ने चार्म स्टैट बढ़ा दिया था तो हालत और डेंजरस हो चुकी थी। यहां तक कि रिको भी मुझे हैंडसम बोल रहा था। मेरा तो रोने का मन कर गया। मैंने टायर्ड वॉइस में कहा, मैं घर पर पैसा कमा रहा था। रिको ने सिंपैथी से कंधे पर हाथ रखा। समझ गया भाई, पैसा कमाना टफ होता है। मुझे भी अब स्पेंडिंग में केयरफुल रहना पड़ेगा, वरना कहीं तुम्हारी तरह ना हो जाऊं। दफा हो। मैंने उसे हल्की किक मार दी। अब मेरा पेशेंस खत्म हो चुका था। मैं स्कूल के अंदर एग्जाम हॉल ढूंढते हुए आगे बढ़ गया और एग्जाम रूम के बाहर मुझे एक और फेमिलियर फेस दिखी, स्टेला। मेरी तरह उसे इन्विटेशन के लिए लास्ट मिनट स्ट्रगल नहीं करना पड़ा था। वो हमेशा से टॉप स्टूडेंट रही थी, वही टाइप की लड़की जिसे हर पेरेंट एग्जाम्पल की तरह यूज करता है। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसके चेहरे पर इमोशंस का पूरा रोलर कोस्टर चल गया। पहले खुशी, फिर इरिटेशन, फिर हल्की रिजेंटमेंट और आखिर में हेल्पलेस साय। इतनी सारी फीलिंग्स एक साथ, और मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मैं ग्रिन करते हुए उसके पास गया। स्टेला, प्रिपरेशन कैसी चल रही है? तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड देखकर तो लगता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। 6 साल बाद लगता है हम फिर क्लासमेट्स बनने वाले हैं। वरी मत करो। एलिमेंट्री स्कूल में मैं तुम्हें टीज करता था, लेकिन यूनिवर्सिटी में मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। स्टेला खुद नहीं समझ पा रही थी कि उसे गुस्सा किस बात पर आ रहा है, मेरी एरोगेंस पर, मेरी केयरफ्री एटीट्यूड पर, या उन रूमर्स पर। उसने गुस्से से पैर पटका और एग्जाम हॉल की तरफ मुड़ गई, लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर फिर पीछे मुड़ी। बेस्ट देना, इसे नेक्स्ट मंथ के नेशनल एग्जाम की प्रैक्टिस समझना। मैं हंस पड़ा। हाँ,
वुमेन सच में मुझे अंडर एस्टिमेट करती हैं। जब यूनिवर्सिटी में कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तब मेरे पास रोते हुए मत आना। जब तक 10-20 मिलियन रेडी ना हो फिर बात करेंगे। स्टेला फ्रस्ट्रेटेड होकर बोली, कोल, क्या तुम एक बार सीरियस नहीं हो सकते? मैं उसकी तरफ देख रहा था और पढ़ाई पर जीरो अटेंशन दे रहा था, जिससे स्टेला और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई। उसने मन ही मन सोचा, लड़के हमेशा ऐसे क्यों होते हैं? फिर धीरे से बोली, अगर देखते ही रहना है तो कम से कम मेहनत तो करो, वरना हम साथ कैसे रहेंगे? मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं सीरियस ही हूं स्टेला, तुम इतनी खूबसूरत हो कि मेरा ध्यान खुद ब खुद भटक जाता है। स्टेला ने हेल्पलेस होकर सिर हिलाया। इस लड़के से जीता नहीं जा सकता। अगर तुम नॉर्थ स्टार में एडमिट नहीं हुए तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, वरना हम हार्डली मिल पाएंगे। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। रिलैक्स, नॉर्थ स्टार रिजल्ट्स कल आ जाएंगे, तुम देखना, मैं भी वहीं तुम्हारे साथ रहूंगा। वैसे मुझे कौन सा मेजर चूज करना चाहिए? मे बी मेडिकल स्कूल ज्वाइन कर लूं, ताकि मैं तुम्हारे आसपास घूमने वाले बेवकूफ लड़कों पर नजर रख सकूं। स्टेला ने गुस्से से चीक्स फुला लिए। कोल, मैंने तुम्हें कहा ना, डे ड्रीमिंग बंद करो और रियलिस्टिक बनो। लेकिन सच ये था, गुस्से में भी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, जैसे हेवेंस ने खुद उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया हो। उधर हम दोनों एग्जाम टेंशन में थे और दूसरी तरफ नॉर्थ स्टार एकेडमी का ऑनलाइन फोरम पूरी तरह एक्सप्लोड हो चुका था। एग्जाम खत्म होने के बाद से नॉर्थ स्टार सिलेक्शन प्रोसेस की डिस्कशन रुक ही नहीं रही थी। इस साल का पेपर ऑफिशियली एग्जाम हिस्ट्री का सबसे डिफिकल्ट पेपर कहा जा रहा था। नॉर्थ स्टार के सेकंड और थर्ड ईयर स्टूडेंट्स तक सारे क्वेश्चंस टाइम लिमिट में कंप्लीट नहीं कर पाए थे। कई लोग गेस कर रहे थे कि इस साल सिर्फ पास हो जाना ही एडमिशन गारंटी करने के लिए इनफ होगा। पिछले सालों में कट ऑफ हमेशा 70% से ऊपर रहती थी, क्योंकि एप्लीकेंट्स पूरे देश के टॉप स्कॉलर्स होते थे। लेकिन इस साल 70% शायद टॉप 100 में आने के लिए इनफ हो, और जो स्कोर पहले स्कॉलर प्रोडिजी कहलाता था, यानी 80%, वो भी अब इम्पॉसिबल लग रहा था। 90% से ऊपर स्कोर करने की पॉसिबिलिटी को तो ऑलमोस्ट एवरीवन इम्पॉसिबल मान रहा था। नॉर्थ स्टार ने पेपर जानबूझकर इतना हार्ड बनाया था क्योंकि वो नेक्स्ट जनरेशन के ट्रूली गिफ्टेड माइंड्स को ढूंढना चाहते थे। वो देखना चाहते थे कि ह्यूमैनिटी की अगली जनरेशन आखिर कितनी दूर जा सकती है। इसीलिए पूरा फोरम सिर्फ एक चीज डिस्कस कर रहा था, इस साल स्कॉलर प्रोडिजी कौन बनेगा। और आखिर में फोरम मॉडरेटर ने साफ शब्दों में लिखा, इस साल जो भी टॉपर बनेगा वो मॉन्स्टर लेवल जीनियस होगा। इस साल का स्कॉलर प्रोडिजी नॉर्थ स्टार एकेडमी की हिस्ट्री का सबसे लेजेंडरी स्कॉलर बनने वाला था, ऐसा पूरे फोरम पर कहा जा रहा था। हाइप अपने पीक पर था और हर कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्साइटमेंट के साथ रिजल्ट्स का इंतजार कर रहा था। देश भर के टॉप कैंडिडेट्स, गिफ्टेड स्टूडेंट्स और जीनियस टॉपर्स को मीडिया हर डायरेक्शन से चेस कर रही थी, लेकिन एक इंसान था जिसे कोई ट्रैक नहीं कर पाया, स्टेला। टियानहाई की प्रेस को क्या पता होता कि जिस लड़की को वो ढूंढ रहे हैं वो पिछले कई दिनों से मुझे ट्यूटरिंग देने में बिजी थी। इंटरव्यू देने का टाइम ही नहीं था उसके पास। फोरम पर कोई अचानक लिख बैठा, अरे टियानहाई का वो स्टूडेंट याद है जिसने एग्जाम जल्दी सबमिट कर दिया था, फिर बोला पेपर इजी था और परफेक्ट स्कोर आने वाला है, कहीं वही स्कॉलर प्रोडिजी तो नहीं? तुरंत नीचे रिप्लाई आया, भाई ज्यादा मत पियो, उस इडियट को सब जानते हैं, वो टियानहाई का फेमस वास्ट्रल है, उसने शायद इन्विटेशन भी पैसे देकर लिया होगा। स्कॉलर प्रोडिजी, गिव मी अ ब्रेक। एक और कमेंट आया, कल रिजल्ट्स आ जाएंगे, तब सब पता चल जाएगा। पूरा इंटरनेट लिटरली आग की तरह जल रहा था, लेकिन मेरी दुनिया में सब कुछ सरप्राइजिंगली काम था। डिस्कस करने जैसा था भी क्या? मैंने मैथ सॉल्वर कार्ड यूज किया था, परफेक्ट स्कोर तो गारंटीड था। अगर उसके बाद भी मैं स्कॉलर प्रोडिजी नहीं बनता तो सिस्टम को मुझे रिफंड देना पड़ता, वरना ये उस लाउजी सिस्टम के सारे अपग्रेड्स की इंसल्ट होती। आज स्टेला बिजी थी क्योंकि उसे खुद अपना रिजल्ट चेक करना था, इसलिए उसने मुझे डे ऑफ दे दिया था, यानी मैं आराम से देर तक सो सकता था। मैं सोच रहा था, जब स्टेला लिस्ट में मेरा नाम देखेगी उसके चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा होगा। तभी अचानक सिस्टम की फेमिलियर चाइम मेरे दिमाग में गूंज उठी, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, मेन क्वेस्ट कंप्लीट, एवरी सब्जेक्ट में परफेक्ट स्कोर, नॉर्थ स्टार एकेडमी में सक्सेसफुल एडमिशन, ऑल रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हुआ कि ग्रेटेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग में प्रवेश करो और अपनी लेजेंड की शुरुआत करो। मैं तुरंत उठकर बैठ गया और मेन डैशबोर्ड खोल लिया। होस्ट, कोल मैन्युफैक्चरिंग लेवल 2 प्रेस्टीज, 10,500 वेल्थ, 28.62 मिलियन अपीयरेंस, 90 बेस साइंस स्टैट्स, मैथ, 61 फिजिक्स, 60 केमिस्ट्री, 60 बायोलॉजी, 60 कंप्यूटिंग, 60 लैंग्वेज, 100। 10,000 से ज्यादा प्रेस्टीज पॉइंट्स देखकर मेरे चेहरे पर सेटिस्फैक्शन आ गया। मेन क्वेस्ट्स हमेशा डिलीवर करते हैं, मैंने सोचा। एक एग्जाम और सीधे 10,000 प्रेस्टीज पॉइंट्स, मतलब अब मैं अपने साइंस स्टैट्स में पूरे 10 एक्स्ट्रा पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकता था। अगर ऐसे कुछ और रन्स हो जाएं तो मैं लिटरली अनस्टॉपेबल बन जाऊंगा। लेकिन एक्साइटमेंट धीरे धीरे काम हुई और एक इंपॉर्टेंट बात दिमाग में आई, इतना बड़ा प्रेस्टीज स्पाइक हमेशा अटेंशन अट्रैक्ट करता है और परफेक्ट स्कोर स्कॉलर प्रोडिजी नेचुरली बिगेस्ट सस्पेक्ट होता है। मतलब अब मुझे आगे आने वाली केओस के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। मैं तुरंत नीचे भागा जहां लिली लंच बना रही थीं। डैड कहाँ हैं? मैंने जल्दी से पूछा। ऑफिस में, लिली ने कंफ्यूज्ड होकर जवाब दिया। क्या हुआ? मैंने तुरंत फोन निकाला, मुझे उन्हें खुद कॉल करना पड़ेगा। आज ऑफिस पर रिपोर्टर्स की भीड़ लग सकती है, सिक्योरिटी रेडी रखनी होगी और शायद यहां भी लोग आने लगेंगे। बिल्डिंग सिक्योरिटी को भी हेड्स अप देना पड़ेगा,
लिली का हार्ट बीट तेज हो गया। स्वीट हार्ट, आखिर हुआ क्या है? मैं ग्रिन करते हुए बोला, मॉम, आज नॉर्थ स्टार रिजल्ट्स रिलीज हुए हैं। लिली ब्लिंक करने लगी। ठीक है, लेकिन उसका हमसे क्या रिलेशन? मैं हंस पड़ा। मैंने परफेक्ट स्कोर के साथ एग्जाम टॉप किया है, स्कॉलर प्रोडिजी बना हूं। फिर कैजुअली कहा, ओह राइट, मुझे जाकर चेक करना चाहिए स्टेला का रिजल्ट कैसा आया। इतना कहकर मैं वापस ऊपर भाग गया और लिली वहीं शॉक में खड़ी रह गई। उनका बेटा कोल, नॉर्थ स्टार अकेडमी का परफेक्ट स्कोर स्कॉलर प्रोडिजी। उन्हें लग रहा था जैसे कोई इनसेन जोक चल रहा हो। उधर स्टेला के घर में भी एग्जैक्टली वही हालत थी। वो रिजल्ट स्क्रीन को बार बार ब्लिंक करके देख रही थी। ये कैसे पॉसिबल है? क्या मैं हेलुसिनेट कर रही हूं या नॉर्थ स्टार सिस्टम में बग आ गया? लेकिन परफेक्ट स्कोर पेपर्स कई राउंड्स की वेरिफिकेशन से गुजरते थे। एग्जाम हॉल की सर्वेलेंस फुटेज तक चेक होती थी। मतलब गलती की पॉसिबिलिटी जीरो थी। दूसरी तरफ लिन फैमिली रेजिडेंस में आइरिस लिन जमीन पर बैठी रह गई। चेहरा पूरी तरह पेल पड़ चुका था। उसे अचानक अपना वो बेट याद आ गया जो उसने मुझसे लगाया था। इट्स ओवर। अब मुझे सच में उससे कन्फेशन करना पड़ेगा। उसका दिमाग कंप्लीटली पैनिक मोड में चला गया। क्या मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड का गाय चुराने वाली विलन बन जाऊंगी? कोल सच में सबसे बड़ा जर्क है। उधर विक्टर कंपनी बोर्ड मीटिंग में बैठे थे। डिस्कशन उस पैटेंट मैनेजमेंट कंपनी को लेकर चल रही थी जो मैंने प्रपोज की थी। तभी अचानक मीडिया क्रूज का पूरा झुंड कंपनी लॉबी में घुस आया। यहां तक कि टियानहाई टीवी भी क्रू लेकर पहुंच चुका था। लॉबी ऑलमोस्ट ब्लॉक हो गई थी। एक एम्प्लॉय घबराकर अंदर भागा। सर, सारे रिपोर्टर्स आपसे इंटरव्यू मांग रहे हैं। कुछ एक्सक्लूसिव सिट डाउन इंटरव्यू भी चाहते हैं। हम उन्हें रोक नहीं पा रहे। विक्टर पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गए। लेकिन अगले ही सेकंड उनके दिमाग में एक पॉसिबिलिटी चमकी। क्या ग्राफीन बैटरी लीक हो गई? लेकिन वो टेक्नोलॉजी अभी लैब में थी। सेफ्टी टेस्टिंग तक कंप्लीट नहीं हुई थी। डिवाइस इंस्टॉलेशन तो बहुत दूर की बात थी। ड्रैगन क्रेस्ट इतनी जल्दी एक्सपोज नहीं करेगा, राइट? एम्प्लॉय हाँफते हुए बोला, रिपोर्टर्स नीचे कैंप कर चुके हैं। कह रहे हैं इंटरव्यू के बिना नहीं जाएंगे। विक्टर ने तुरंत ऑर्डर दिया, इंटरव्यू अरेंजमेंट्स लॉक करो और उन्हें रिसेप्शन रूम में वेट करवाओ। फिर उन्होंने पूछा, लेकिन वो आखिर बात क्या करना चाहते हैं? स्टारलाइट टेक्नोलॉजी अभी अभी बैंक्रप्सी से बची है। हमारे पास रिपोर्ट करने लायक ऐसा क्या है? एम्प्लॉय ने नर्वस होकर जवाब दिया, सर, नीचे पूरा केओस है। मैं जल्दी में ऊपर आया इसलिए पूरा डिटेल नहीं सुन पाया। लेकिन लगता है बात यंग मास्टर कोल की है, कुछ स्कॉलर प्रोडिजी बनने के बारे में। वॉट? कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे सारे लोग एक साथ उसकी तरफ मुड़ गए। विक्टर की आवाज हल्की कांप गई। हॉन्ग, कौन सा स्कॉलर प्रोडिजी? क्या मेरा वो वॉस्ट्रल बेटा सच बोल रहा था? डैम, वो सच में नॉर्थ स्टार अकेडमी में एडमिट हो गया और स्कॉलर प्रोडिजी भी? कॉन्फ्रेंस रूम में हर कोई शॉक में था। मिस्टर गू, अभी चेक करते हैं, एक यंग मैनेजर ने तुरंत लैपटॉप खोलते हुए कहा। विक्टर लगभग भागते हुए स्क्रीन के पास पहुंचे। First place, Cole GU, Tianhai, 350 points. कुछ सेकंड्स के लिए पूरा रूम साइलेंट हो गया।